हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि कॉम्प्लेक्स भी है। पिछले साल से मैं सोचता रहा कि क्या ये केवल दो समुदायों के बीच का संघर्ष है और इस पर रिसर्च भी करता रहा। लेकिन 3 जून को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के कमेंट के बाद मुझे कई और ऐसे हिंट्स मिले और अब मैं अपना रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आइए इसके इतिहास, भूगोल और जनसांख्यिकी के बारे में जानें। उन लोगों के लिए जो इससे परिचित नहीं है, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मणिपुर को मैतेई में कांगलीपाक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी इम्फाल है। ये राज्य दक्षिण में मिजोरम, उत्तर में नागालैंड और पश्चिम में असम से घिरा हुआ है। ये म्यांमार के 2 क्षेत्रों, पूर्व में सागाइंग राज्य और दक्षिण में चिन राज्य से भी बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की आधिकारिक और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मैतेई है, जो कि मैतेई लोगों की मूल भाषा भी है। इसे अन्य तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलने वाले छोटे समुदाय एक कॉमन भाषा के तौर पर भी यूज करते हैं। मणिपुर 2500 से भी अधिक वर्षों से एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के चौराहे पर रहा है। इस आदान प्रदान ने भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के द्वीपों से जोड़ा है, जिससे लोगों, संस्कृतियों और धर्मों का प्रवास संभव हुआ। ब्रिटिश राज के दिनों में मणिपुर एक रियासत थी। 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया और सभी रियासतों को अपनी बाहरी मामलों और रक्षा के प्रबंधन संभालने के लिए किसी एक प्रभुत्व में शामिल होने की सलाह दी गई थी। 11 अगस्त 1947 को महाराजा बोध चंद्र सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे कई लोगों ने उस समय अवैध भी बताया। इस समझौते के तहत राजा बोध चंद्र ने भारतीय संघ में शामिल होने की सहमति दी। इसके बाद मणिपुर में विभिन्न समूहों द्वारा इस विलय का विरोध किया गया और इस प्रकार भारतीय राज्य से स्वतंत्रता के लिए 50 साल की विद्रोही गतिविधियों की शुरुआत हुई। अब आइए जनसांख्यिकी के बारे में बात करें। मैतेई, जो मणिपुर लोगों के समानार्थी हैं, राज्य की जनसंख्या का बहुमत बनाते हैं। वो इम्फाल घाटी में निवास करते हैं। नागा और कुकी-जोमी पहाड़ियों में रहने वाले प्रमुख जनजातीय समूह हैं। मणिपुर में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है। 1961 से 2011 के भारतीय जनगणना के बीच हिंदुओं का हिस्सा 62% से घटकर मात्र 41% रह गया, जबकि ईसाइयों का हिस्सा 19% से बढ़कर 41% हो गया। अब मणिपुर की समस्या को बेहतर समझने के लिए इसमें गहराई से उतरते हैं। Mobs, she was shot there at that moment and died. Manipur is burning. The Manipur government issued shoot at site orders last night. सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट को रोक लगा दी गई है। 2023 में मणिपुर में कुछ बर्बर और भयानक घटनाएं हुई, जहां एक तरफ कुकी महिला को नग्न परेड कराया गया तो दूसरी तरफ मैतेई लोगों के घरों और दुकानों को भी जलाया गया। मीडिया और भारत में विपक्षी दलों ने इसे मैतेई कुकी संघर्ष बताया, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? जवाब है नहीं, क्योंकि अपने भौगोलिक स्थिति के कारण अवैध व्यापार, चाहे वो हथियारों की तस्करी हो या ड्रग्स की तस्करी, यह क्षेत्र इसका केंद्र रहा है। अब ड्रग्स की तस्करी के बारे में बात करते हैं। दुनिया में 2 प्रमुख ड्रग्स के उत्पादन केंद्रों को गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन क्रेसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें से अफगानिस्तान सबसे बड़ा अफीम उत्पादक रहा है। हालांकि 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया तो अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र से मांग बढ़ गई। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से म्यांमार सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। कुछ याद आया? हाँ, ये वही देश है जो मणिपुर राज्य की सीमा से सटा हुआ है। क्योंकि म्यांमार को अफीम की तस्करी करनी पड़ती है, मणिपुर की असुरक्षित बॉर्डर इसके लिए सबसे आसान रास्ता है। और क्योंकि मणिपुर के कुकी जनजाति के रिश्तेदार म्यांमार में भी हैं, इसलिए सीमा पार से संपर्क आसान भी हो गया। चलिए जरा 2016 की ओर लौटते हैं।
म्यांमार ने अपने रोहिंग्या मुस्लिम जनसंख्या के खिलाफ एक नरसंहार शुरू किया और अपनी जान बचाने के लिए ये रोहिंग्या लोग बांग्लादेश, भारत और मलेशिया जैसे देशों में शरण लेने लगे, जो हमें हथियारों की तस्करी की दूसरी समस्या की ओर ले जाता है। क्योंकि ये रोहिंग्या बेरोजगार थे, इसलिए चरमपंथी समूहों ने उन्हें म्यांमार से मणिपुर और त्रिपुरा के रास्ते से हथियारों की तस्करी में शामिल किया। लेकिन म्यांमार क्यों हथियारों की तस्करी करेगा? उसके लिए हमें 2021 में हुए म्यांमार में मिलिट्री तख्ता पलट को याद करना चाहिए। इस तख्ता पलट के परिणाम स्वरूप कई विद्रोही समूह उभरे और निश्चित रूप से उन्हें हथियारों के आदान प्रदान की आवश्यकता थी। अब इन दो इश्यूज को जोड़ते हैं, क्योंकि मणिपुर की कुकी जनसंख्या और अन्य जनजातियां ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बल रोकने की कोशिश करते हैं। इन तस्करों को भारतीय बलों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों और लोगों की भी जरूरत होती है, और यही संबंध इन तीनों देशों को एक और तस्करी की समस्या से जोड़ता है, मानव तस्करी। चलिए हाल के कुकी मेतेई संघर्ष की उत्पत्ति की ओर लौटते हैं। जब 2022 और 23 में भारत सरकार ने मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय लिया, ये कुकी जनजाति के लिए खतरा बन गया, न कि उनके अधिकार के बंटवारे के कारण, बल्कि इसलिए कि इससे मेतेई भी वन क्षेत्रों में या जंगली क्षेत्रों में जमीन खरीद सकते थे और उन्हें इम्फाल घाटी तक सीमित नहीं रहना पड़ता, जो कि मेतेई समुदाय के लिए एक अन्याय रहा है, क्योंकि 60% जनसंख्या को केवल 10% जमीन ही उपलब्ध थी। और ये कुकी जनजाति के लिए एक मुद्दा बन गया, क्योंकि पहाड़ी वन क्षेत्रों का उपयोग कुकी लोग अफीम उगाने के लिए करते थे, और यहीं से ये संघर्ष फिर से क्रूर रूप लेता गया। अब चलिए अगली समस्या उग्रवाद के बारे में भी बात करते हैं। इस क्षेत्र में भारतीय बलों के लिए उग्रवाद को रोकना एक बड़ी समस्या रही है। कई उग्रवादी समूहों में से कुकी नेशनल फ्रंट या KNF जैसे समूह बांग्लादेश के इस्लामी उग्रवादी समूह जाफा से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जो आगे चलकर लश्कर तैयबा से भी जुड़ा हुआ है। ये कनेक्टेड सिंडिकेट इन ग्रुप्स को एक दूसरे के क्षेत्रों में और बॉर्डर के पार आसानी से छिपने देता है। लेकिन म्यांमार इसमें क्या भूमिका निभाता है? तो म्यांमार के तख्ता पलट के बाद म्यांमार के पश्चिमी हिस्से से कई विद्रोही समूह उभरे, जो एक कुकी प्रधान क्षेत्र है, जो मणिपुर के सीमा से भी सटा हुआ है। लेकिन विद्रोही समूह आखिर बने क्यों? क्योंकि जब नेशनलिस्ट सरकार को चीन प्रभावित मिलिट्री तानाशाही ने गिरा दिया, तो उन्होंने तानाशाह की तरह कार्य भी करना शुरू कर दिया। Away from the eyes of the world, villages are being razed, civilians massacred. क्या आपको ये वीडियो याद है जिसमें एक महिला सुबह की कसरत कर रही है और पीछे मिलिट्री वाहन तख्ता पलट के लिए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि इसे मैं मजेदार कहूँ या दुखद। मणिपुर में एक और समस्या धर्मांतरण है, जो धीरे धीरे हिंदुओं को ईसाइयों में कन्वर्ट करना रहा है। मेतेई समुदाय की मेजॉरिटी हिंदू आबादी होना और कुकी की ईसाई होना, इनके बीच एक दरार बन गई, और ये समस्या पड़ोसी राज्यों जैसे असम, नागालैंड और मिजोरम में भी मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण और षड्यंत्रकारी मुद्दे पर आते हैं, बाहरी शक्तियां। क्या आपको याद है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ समय पहले एक गोरा आदमी उसे मिला था और सेंट मार्टिन द्वीप पर एक मिलिट्री बेस स्थापित करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था और पश्चिमी आदमी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी शक्तियां बांग्लादेश, म्यांमार और एक अन्य पड़ोसी देश के क्षेत्रों में एक ईसाई देश बनाने की कोशिश कर रही हैं, और वह अन्य पड़ोसी देश भारत था। इस ईसाई देश के मुद्दे पर आने से पहले आइए देखते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप क्यों फोकस में था। सेंट मार्टिन के दक्षिण में म्यांमार का कोको द्वीप है, जहां एक चीनी वायुसेना पट्टी है, और दक्षिण में और भी दूर अंडमान द्वीप है, जहां भारतीय बलों की उपस्थिति है। हमें यह समझना चाहिए कि यह भारतीय महासागर में इस भौगोलिक क्षेत्र के कंट्रोल का इश्यू है। चीन भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति से भारत पर दबाव डालना चाहता है, और पश्चिम इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि भारत और चीन दोनों पर दबाव डाला जा सके। और यही कारण था कि वो सेंट मार्टिन द्वीप चाहते थे। अब ईसाई देश की थ्योरी पर वापस आते हैं। कुकी लैंड, कुकी लोगों के लिए एक देश का आइडिया।
जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने कुकी लैंड के विचार पर काम करना शुरू किया। उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। ठीक जैसे 1947 में उन्होंने भारत को डिवाइड किया और एक अलग देश पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान समृद्ध और मजबूत हो। वो बस इसे एक बफर राज्य के रूप में उपयोग करना चाहते थे, जहां से वो यूएसएसआर को कंट्रोल कर सके, जो अब कई देशों में बढ़ चुका है, जिसमें रूस भी शामिल है। आप पूछेंगे कि अंग्रेज यूएसएसआर को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? इसलिए क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के अधीन आते जा रहे थे और अमेरिका यूएसएसआर के प्रभाव को कंट्रोल करना चाहता था। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो भारत कब छोड़ेंगे, लेकिन अंग्रेज भारत के पूर्वी हिस्से में भी एक ऐसा क्षेत्र चाहते थे जहां से वो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और चीन को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो इस योजना में सफल नहीं रहे। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में अधिक से अधिक मिशनरी भेजने शुरू कर दिए, ताकि वो लोगों को इस प्रकार क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर सकें कि वो भारतीय राष्ट्र की भावना से ही अलग हो जाए और पश्चिमी एजेंट्स के रूप में काम करें। और अब हम कंट्रोवर्शियल इशू पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हिंसा के बारे में सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बोला? हालांकि उन्होंने वास्तव में विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया, लेकिन विपक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सार्वजनिक रूप से संबोधित क्यों नहीं किया, लेकिन फिर भी ये समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा होता उसे संदर्भ से बाहर निकालकर या क्लिप करके भारत के दुश्मनों द्वारा इस मुद्दे को और बढ़ाने और उस क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। ये केवल दो समुदायों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा मुद्दा है और साथ ही ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का भी मुद्दा है, जहां कुछ समूहों और जनजातियों में म्यांमार के साथ सांस्कृतिक निकटता के कारण भारत विरोधी भावनाएं हैं। अन्य विभाजन रेखाएं धार्मिक अंतर, असुरक्षित बॉर्डर और जंगलों पर कंट्रोल है। तो आप समझ सकते हैं ये इतना सिंपल भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर आपको लगता है मुझसे वीडियो में कहीं कुछ गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।